बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिटेल से बयान करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं कि फोर्स क्या होती है। फोर्स बेसिकली वो पुश या पुल है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना या उसको धक्का लगाना ताकि वो क्या करे, वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए, स्टॉप हो जाए या उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। फोर्स क्या काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके नतीजे में वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए, यानी कि उसकी मोशन स्टार्ट हो जाए या उसकी मोशन स्टॉप हो जाए या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, तो इसको आप फोर्स का नाम देते हैं। अगर इसको एग्जांपल की मदद से देखा जाए तो जब हम डोर को ओपन करते हैं तो हम उस डोर पे को पुश करते हैं या पुल करते हैं, यानी कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में वो डोर ओपन या क्लोज होता है। इसी तरह जब हम कार में बैठते हैं और वी पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर, जब कार कॉर्नर पे टर्न लेती है तो हम क्या करते हैं, सीट वी पुश अगेंस्ट दी सीट, तो हम सीट के अगेंस्ट पुश करते हैं खुद को, तो ये क्या है, वो वहां पर भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है। इसके अलावा और भी आप बहुत सारी फोर्सेस की एग्जांपल सोच सकते हैं। जिस तरह के किसी भी बॉक्स को अगर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो उसके मोशन को स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, अब हम टाइप्स देखते हैं फोर्स की। दो मेजर टाइप्स हैं फोर्सेस की, एक हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स होती है जो किसी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है इस सिचुएशन में कि वो ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट हो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही है और वो दोनों ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट हैं, तो इसको हम कांटेक्ट फोर्सेस का नाम देते हैं। एग्जांपल के तौर पे कांटेक्ट फोर्सेस को हम डिटेल से देखते हैं, कितनी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं या टाइप्स हो सकती हैं वो हम देखते हैं। बेसिकली कांटेक्ट फोर्स जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास सामने आती है, तो हम इन सिचुएशंस का जिक्र करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स की वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या है? It is the force that resists motion when surface of one object comes in contact with the surface of another। जैसे कि अगर एक टेबल फ्लोर के ऊपर पड़ा है तो हम उस टेबल को एक तरफ से फोर्स लगाएं तो डेफिनेटली उस टेबल को फ्लोर के ऊपर मूव करवाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो वो फोर्स जो हमें उस टेबल को मूव करवाने के लिए चाहिए वो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स से ज्यादा होगी, तो तभी वो टेबल मूव करेगा। अब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है क्या? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स वो फोर्स है जो टेबल और फ्लोर की सरफेस के दरमियान, जहां पे टेबल और फ्लोर इन कांटेक्ट हैं, इन दो सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। वो कहां से आती है? जो टेबल का निचला हिस्सा है अनइवन सरफेस होगी जो कि फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट है, तो क्या होगी, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होगी। यानी कि जब भी कोई से दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट होंगे, उनके दरमियान गैप नहीं होगा, तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स की वो ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है, उसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। जिस तरह के बॉल अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाए, फ्रीली फॉल, उसको नीचे गिराया जाए, बॉल को किसी बिल्डिंग पे चढ़ के हम बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो बॉल नीचे आती है, तो नीचे आते हुए उसे जिस एयर की फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है ना, जाहिर सी बात है एयर एक फ्लूइड है तो वो एयर में से पार होके जा रही है, वो उस बॉल को जिस हवा का सामना करना पड़ता है वो एयर उसके लिए क्या होगी, ड्रैग फोर्स का नाम देंगे हम उसको। यानी कि वो उस बॉल की मोशन को रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है। इसके बाद तीसरी जो एग्जांपल है वो हमारे पास थ्रस्ट है। थ्रस्ट क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में
इमर्स्ड किया जाए, डुबो दिया जाए, तो उसके नतीजे में उस ऑब्जेक्ट पे नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होती है, उसको थ्रस्ट का नाम देते हैं। जैसा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करते हैं तो आपको ये फील होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब इसको अगर हम एग्जांपल की मदद से देखें तो जो शिप है वो वाटर की सरफेस पे किस लिए तैरती है? क्योंकि उस शिप का जो वेट है वो इस अपथ्रस्ट फोर्स को बैलेंस कर देता है, जिसके नतीजे में शिप इजीली वाटर की सरफेस के ऊपर तैरती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम किसी लिक्विड में इमर्स करें, तो स्पेशली वाटर में इमर्स करें, तो क्या होगा, उस पे जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगी उसको थ्रस्ट का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है? ये फोर्स ऑफ रिएक्शन है एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट। यानी कि अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी उसको नॉर्मल फोर्स का नाम देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हो तो बुक का वेट डाउनवर्ड होगा। अब उसका रिएक्शन क्या आएगा कि टेबल उस बुक के ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा और उस रिएक्शन फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स का नाम देंगे। और उस रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बुक के वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो टेबल की वजह से बुक पे जो फोर्स होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसको हम नॉर्मल फोर्स का नाम देंगे। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास एग्जांपल है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव करता है तो एयर की वजह से जिस रेजिस्टेंस का सामना उसको करना पड़ता है उसको एयर रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। रियल लाइफ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आप बाइक पे जब ट्रेवल करते हैं तो बाइक जितनी आप स्पीड से चलाएं उतना ज्यादा आपको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा होता है। तो वो जो एयर आपको फेस पर फील हो रही होती है या जो आपकी स्पीड को रोकने का बायस बन रही होती है उसको एयर रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। ये एयर रेजिस्टेंस भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। अब ये जितने भी हम एग्जांपल्स इसकी देख रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट होते हैं। इसके बाद सिक्स एग्जांपल है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रोप की मदद से बांधते हैं तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का वेट तो डाउनवर्ड होते हैं तो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होती है। उस रिएक्शन फोर्स को टेंशन का नाम देते हैं और वो टेंशन की फोर्स उस रोप में होगी। वेट डाउनवर्ड होगा तो रोप में टेंशन की फोर्स अपवर्ड होगी। इसी तरह 7 हमारे पास है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या है? ये ऐसी फोर्स है जो कि किसी मटेरियल को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ले आती है जब उसके ऊपर से फोर्स हटा दी जाए। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की और जब हमने वो फोर्स हटाई तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ गया, तो उसको हम क्या नाम देंगे? इलास्टिक फोर्स का नाम देंगे। जैसे कि रबड़ बैंड होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको आप खींचते हैं तो जब छोड़ते हैं वापस रबड़ पहली हालत में आ जाता है, तो वो कौन सी फोर्स है? वो इलास्टिक फोर्स है। इसी तरह स्प्रिंग है या टेम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन, ये हमारे पास क्या है? इलास्टिक फोर्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद दूसरी हम मेन जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी एग्जांपल्स हमने देखी उन तमाम एग्जांपल्स में दो ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स अप्लाई हो रही हो और वो दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट ना हो, यानी कि फिजिकली इन कांटेक्ट ना हो, वो एक दूसरे के साथ टच ना हुए हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी फोर्सेस कहां से आ गई कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट ना हो और फिर भी उनके दरमियान फोर्स अप्लाई हो रही हो। तो हम इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल बताने से पहले आपको यह बता दूं कि ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स से मुराद ये है कि जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली उसके गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन होगा, एक स्पेसिफिक फील्ड होगी जिस फील्ड के अंदर वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो इस फील्ड के होने की वजह से इस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को फील्ड फोर्स का नाम भी देते हैं। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और ये यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है। अब अगर इसको मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाना चाहूं तो अर्थ जो है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जब एप्पल फॉल करता है ट्री से एप्पल जब गिरेगा तो डायरेक्ट किधर आएगा? नीचे की जमीन पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जमीन ने उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो वो अर्थ उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एक फोर्स है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देंगे। इसका फार्मूला जो है वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे, F=G m1m2/r² होता है। उसके बाद दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है। आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। दो किस्म के चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज प्रोवाइड कर दें तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ये जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस के अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलर चार्जेस यानी कि दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके बाद इसकी थर्ड एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट की वजह से है, यानी कि मैग्नेट्स की वजह से जो फोर्स होगी, which a magnet exerts on other magnets and magnetic materials like iron, nickel and cobalt। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे अप्लाई करता है या मैग्नेटिक मटेरियल्स पे अप्लाई करता है, जिस तरह के आयरन, निकल और कोबाल्ट है। ये मैग्नेटिक फोर्स तो आपने बचपन में भी जब आप मैग्नेट्स की मदद से खेलते हैं तो वो बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक फोर्स वहां पर मौजूद होती है। अगर आप आयरन पिन्स लें, उन आयरन पिन्स को किसी मैग्नेट के करीब लेकर जाएं या मैग्नेट को आयरन पिन्स के करीब लेकर जाएं तो आप देखते हैं कि वो आयरन पिन्स मैग्नेट्स के साथ स्टिक कर जाती हैं, जबकि वो आपने देखा था कि इन कांटेक्ट नहीं थे, वो दोनों के दरमियान गैप मौजूद था। उसके बावजूद भी वो पिन्स जल्दी से क्या हुई? स्टिक कर गई मैग्नेट के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी। तो जहां पे भी मैग्नेट होगा वहां पे मैग्नेटिक फोर्स मौजूद होगी, जो कि किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है। फोर्थ एग्जांपल है कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, जिसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। ये जो फोर्सेस हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के बारे में आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो क्वार्क्स का कंसेप्ट आ जाता है। वो खैर आप बड़ी क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या किसी भी सब्जेक्ट की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या पास्ट पेपर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। हमारे चैनल पर आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।